नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस खास एपिसोड में। जी, जिद कहानी जिंदगी की। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईपीएस विकास वैभव सर। तो हम सीधे सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं सर। तो सबसे पहले सर कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको आईपीएस बनने के लिए प्रेरित किया? आई जस्ट वांटेड टू नो। इफ आई आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में अगर कहूँ तो हिस्ट्री ऑफ द लैंड व्हिच इंस्पायर्ड मी टू डू समथिंग फॉर द लैंड, फॉर द कंट्री। एंड द मीडियम जो मुझे लगा सबसे अच्छा हो सकता है एट अ यंग एज वाज ज्वाइनिंग द सिविल सर्विसेज। ग्रेट। जैसा कि आपके बहुत सारे इंटरव्यूज से पता चला है कि आप आईआईटी को लेकर के बहुत अधिक डेडिकेटेड थे और आईआईटी के लिए आपने दिन रात एक करके उसे क्वालिफाई भी किया, आप गए भी। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी कि एक डेडिकेशन आईआईटी को लेकर के और फिर उसके बाद आपने सीएसई की प्रिपरेशन की ओर खुद को शिफ्ट किया? व्हाट वाज दैट एक्चुअली? देखिए, जैसे बचपन से ही मन में एक था कि कुछ करना है, कुछ बहुत करना है समाज के लिए। तो इनिशियली था, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनली यू शुड बी इन द बेस्ट ऑफ द कॉलेज दैट इंडिया ऑफर्स। तो उस समय जब छोटे थे तो आईआईटी नाम सुनकर ही बड़ा अच्छा लगता था कि आईआईटी जाना चाहिए, और आईआईटी जाएंगे तो आई एस्टैब्लिश माई क्रेडेंशियल्स इन एकेडमिक्स। और पढ़ने में अच्छे थे और मेहनत करते गए। एक बार जब आईआईटी पहुंच गए तो देन द वर्ल्ड ओपन वाइडली इन फ्रंट ऑफ मी। बहुत सारे जॉब्स थे, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारे लोग थे जो हु वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फर्दर रिसर्च इन एकेडमिक्स। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एमबीए करके अपनी फर्म्स खोलना चाहते थे। बहुत सारे लोग थे जो ये विजुलाइज कर रहे थे कि फॉरेन में किसी कंपनी में काम करके दिल सेटल अब्रॉड। और कुछ लोग ऐसे थे जो सिविल सर्विसेज भी करना चाहते थे बट विद डिफरेंट मोटिव्स। मेरे मन में मोटिव बड़ा क्लियर था, आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय लैंड, फॉर माय कंट्री। और मुझे लगता था कि जो मेरी पोटेंशियल्स हैं, तो सिविल सर्विसेज वुड बी द बेस्ट वे इन विच आई कुड गेट अ सेटिस्फाइड लाइफ, सेटिस्फाइड टेन्योर इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स व्हाट आई हैव बीन थिंकिंग सो फार। और जैसे मुझे लगता था कि किसी कॉर्पोरेट के लिए अगर मैं काम करता हूँ तो आई बी वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर कॉर्पोरेट, आई बी अर्निंग इन द प्रोसेस, बट इन सिविल सर्विसेज वट एवर आई डू, इवन स्मॉल एक्शंस, उसका फ़र्क इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी बहुत ज़्यादा पड़ता है। एंड वेरी हैप्पीली ओवर द ईयर्स जैसे चली है जर्नी, तो लगभग यही बात जो मैंने सोची थी उसको मैं कर रहा हूँ। ग्रेट। और वैसे भी जब सोसाइटी में आपके बारे में चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, तो आपकी एक अलग छवि बनी है। मतलब आप सच में, कहा तो जाता था कि पुलिस जो है पीपल्स फ्रेंडली है, बट सच कहीं ना कहीं कोसों दूर था इससे। लेकिन आपको लेकर के जो एक शानदार छवि है सोसाइटी में, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं आपसे। जब वो जुड़ते हैं तो दे फील लाइक कि एक अपनापन सा आता है। ये कैसे कर पाए सर आप? बाकी मतलब हम तो ये नहीं कहेंगे कि बाकी लोग नहीं कर पाते, बट मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सर आप कैसे कर पाए? नहीं, इसके लिए कुछ विशेष यत्न नहीं करना पड़ता मुझे। इट्स लाइक सिंपल कि जो भी आते हैं मेरे पास, तो आई ऑलवेज रिमेंबर कि जब मैं पुलिस में नहीं था तब कैसा था, क्या सोचता था, किसी भी पुलिस स्टेशन जाने के बारे में भी क्या सोचता होऊंगा, क्या फियर्स होते हैं लोगों के। इफ़ दे वंस यू आर अडॉर्निंग द यूनिफॉर्म, उसके बाद अगर आपके मन में ये मोटिव हो कि आई हैव टू सर्व द पीपल, लोगों की परेशानी कम करनी है, जो भी हम मुझसे मिलने आता है, इफ़ आई कैन डू अ स्मॉल बिट विच कैन ब्रिंग सम हैप्पीनेस टू हिम। तो एक देयर इज अ पोएम व्हिच सेज द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। तो इस स्पिरिट के साथ आप काम करेंगे। जो भी आया, बहुत परेशान आया, और कुछ छोटी सी आपसे बात करके, इफ़ यू टॉक टू हिम वेरी पोलाइटली, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, और बहुत चीज़ें वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते ठीक से, उसको आपने सुन लिया अच्छे से, एंड देन विद योर एक्सपीरियंस यू ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, थिंग्स टू चेंज। और हमें लगता है कि यही एक ऐसी वजह रही जिसकी वजह से आप जहाँ भी रहे हैं, वहाँ से जब आप कहीं और जा रहे हैं, आपका कहीं और ट्रांसफ़र हुआ है, तो लोगों का बहुत अधिक प्यार देखने को मिला। लोग जाने देना नहीं चाहते आपको। मतलब आप कैसे उस सिचुएशन को मतलब हैंडल कर पाते हैं जब आपको ये पता चल जाता है कि अब इस शहर को छोड़ के जाना है और वहाँ के लोग बिल्कुल चाहते हैं कि आप बस यहीं बने रहें?
और आपके लिए मतलब मैंने देखा है बहुत जगहों पे कि लोग रो रहे हैं, पूरा आपके लिए पूरा सैलाब उमड़ पड़ा है, कैसे उसको मैनेज कर पाते हैं सर? देखिए, इट्स एन इमोशनल मोमेंट। उस समय लगता बड़ा वैसा ही है, तो मैं भी भावुक हो जाता हूँ, लेकिन उसमें जो भी लोग मिलते हैं तो उनको बस यही समझाता हूँ, जो संबंध बना है, जो संबंध बना वो तो जीवन पर्यंत चलेगा। तो जहाँ भी रहेंगे जुड़े रहेंगे। तो जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ आज भी लोगों से कनेक्टेड हूँ, चाहे बगहा में रहा हूँ, चाहे रोहतास में रहा हूँ, भागलपुर रहा हूँ, लोग मिलने आते हैं। और मुझे भी जब समय मिलता है कभी, तो बहुत सालों बाद, अभी लास्ट वीक में बगहा में था, बेतिया में था, शुरुआत वहाँ से हुई थी, लेकिन फिर जब लोगों से मिल रहा था तो बहुत चीज़ें बदल गई। मेरे भी बाल पक गए, कुछ कुछ चीज़ें बदली हैं, जो लोग दिखते हैं उसमें भी चेंजेस आए, लेकिन अंदर से जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी। जहाँ पहले डकैत घुमा करते थे उस जगह को जब आज देखते हैं बिल्कुल शांति है, लोग खेती कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। इट गिव्स दैट सेंस ऑफ कंटेंटमेंट कि आपने अपने जीवन में जो आप गए थे तो आपने कुछ समस्या देखी, यू वांटेड टू चेंज द प्रॉब्लम एंड ब्रिंग सम सोल्यूशन, आप ये कर पाए। उसके सामने देखते हो कि आपने कुछ चेंज किया है और आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ये बात लोग बोलते हैं। द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट एमिनेट्स इज जस्ट डिवाइन, अच्छा लगता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक्चुअली भागलपुर की जब बात हुई तो मुझे याद है कि भागलपुर में एक बार मैं गया था तो देखिए कि पूरा जनता दरबार टाइप का लगा हुआ था, बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए थे, और इवन वैसे लोग जो मतलब शायद पुलिस का नाम सुन करके भी डर जाते थे, आपके उस दरबार में बिल्कुल खुल के एकदम जाते थे और आपसे मिलते थे, बातें करते थे, उनकी समस्याओं को सॉल्व कर पाते थे। दैट वाज रियली सो मच इंस्पायरिंग एक्चुअली। सर अभी चाहेंगे कि एक अगला सवाल जो हमारे पास है कि प्रशासनिक सेवा में आप आए, और ये अगर देखा जाए सही मायने में तो आज के यूथ्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो सच में चाहते हैं कि प्रशासनिक सेवा में जाएं, इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां रही जो आपको फेस करना पड़ा प्रशासनिक सेवा में आने के लिए? देखिए, पहली बात जो आपने कही, जनता दरबार, लोगों की बात सुनना, तो उसमें आई ऑलवेज बिलीव्ड इन द वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहते थे ना, बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, मानवता की सेवा कीजिए, शुड सर्व ह्यूमैनिटी। दैट स्पिरिट इन मी इज़ वेरी डीप। आई हैव अ फीलिंग कि जो भी आते हैं दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, एवरीवन इज द सेम। उसमें अगर आप किसी पद पर हैं तो गॉड हैज गिवन यू दैट पोजीशन इन विच यू कैन एक्चुअली हेल्प समवन। इफ यू लुक एट इट इन दैट वे, तो आपकी अंदर की खुशी बहुत होगी। और लाइफ का जो एम है, जो लक्ष्य है, यही है कि यू शुड हैव द सेटिस्फाइड लाइफ। एट द एंड ऑफ लाइफ जब ऐसे आप सोचेंगे आपने क्या किया, तो देयर शुड बी नो रिग्रेट्स। मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं किया। एंड द बेस्ट वे टू डू इज, जो आज का समय है, जो प्रेजेंट है, उसमें जो बेस्ट आप दे सकते हैं आप उसको दीजिए। तो दैट इज़ हाउ। और लोगों में से जो कनेक्टिविटी है बहुत सिंपल है, बी वेरी पोलाइट, चुपचाप सुनना है, बी ए गुड लिसनर। तो आपको लोग अपने आप जब सुनाएंगे, आपको उनको लगेगा कोई मेरी बात सुन रहा है, और सुनकर रिएक्ट भी करना है। तो मेरा तो बड़ा सिंपल था, आई बिलीव इन सिंप्लीफाइंग थिंग्स। जैसे अब बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं पुलिस में या किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम में, या इवन एनी सिस्टम, they try to make rules and procedures in which people get harassed. जैसे अब सपोज एक सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कोई मिलने आते हैं तो पुलिस स्टेशन या कहीं भी कोई मिलने गया, तो व्हाट द नॉर्मल प्रोसेस है, अगर कोई एसपी से मिलने गया या किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिलने गया, तो आपने उसकी एप्लीकेशन रख ली। उसने अगर कहा कि भाई मुझे रिसीविंग दीजिए सो दैट आई हैव प्रूफ, तो आपने उसको रिसीविंग दे दी। अब वो जो एप्लीकेशन उसने अपनी दी जिसमें कोई समस्या थी, तो वो ऑफिस में चली गई। ऑफिस में किसी ने उसको किसी सेक्शन में डाला, उसने उस पर एक चिट्ठी लगाई, फॉरवर्डिंग लेटर। अब वो फॉरवर्डिंग लेटर लग के कोई दूसरा आदमी ले जाएगा टू कंसर्न जिसके पास जाना होगा। दिस होल प्रोसेस विल टेक नॉट लेस देन 4-5 days। द पर्सन मीट्स यू विद अ प्रॉब्लम, और 4-5 दिनों तक उसकी चिट्ठी तो आपके ऑफिस में घूमती रही। फिर जब चली वहाँ से तो फिर और 2-3 दिन लगे। तो इफ इट हैज़ टू रीच अ पुलिस स्टेशन जहाँ पर काम होना है, इट विल टेक मिनिमम अ वीक। इस बीच में दैट पर्सन हु हैज़ मेट यू has come with certain expectations. Exactly. उसको लगेगा कुछ हो नहीं रहा है, तो then he comes back to your office। पुलिस स्टेशन गया तो बोला कि नहीं, ऐसी तो कोई चिट्ठी आई नहीं। फिर वो आपके ऑफिस आता है, पता करेगा कि भाई आपकी चिट्ठी निकली या नहीं निकली। फिर अगर उसको पता चला निकली, तो एक डिस्पैच नंबर लेके जाएगा, भाई इस नंबर से मेरी चिट्ठी आई है। फिर अगेन इट गोज इन दैट वे। पुलिस स्टेशन वाला कहेगा भाई हमने आपकी रिपोर्ट भेज दी। Exactly. हुआ क्या, उसको अगर चाहिए तो उसको कहोगे आप RTI में जाइए, राइट टू इन्फॉर्मेशन में पिटिशन डालिए, 10 रुपये का स्टाम्प लगाइए, आप जानिए क्या है। व्हाट आई डू व्हेन एवर पर्सन मीट्स मी एज अ फील्ड ऑफिसर, तो मैं उन्हीं के एप्लीकेशन पे वट एवर डायरेक्शन आई हैव टू गिव, मैं लिख देता हूँ। ग्रेट। एंड आई गिव इट इन हैंड टू द सेम पर्सन हु केम टू मीट। उसकी एक कॉपी स्कैन करके ऑफिस में लग जाती है एज अ रिकॉर्ड। तो सिंपली इट्स डेट, नंबर
आपने दे दिया उनको, और वो जो उस चिट्ठी को लेकर गए, उस पर स्टैंप लगी, आपने साइन किया, इंस्ट्रक्शंस दिए, ही नाउ हैज़ इट, तो ही कैन गेट इट फोटोकॉपीड। वो चले गए थाने में, थाने में अगर गए और उस चिट्ठी को लेकर उन्होंने देने का प्रयास किया, इफ़ इट डज नॉट गेट गुड रिस्पॉन्स, तो ही नोज व्हाट द रिस्पॉन्स इज। तो अच्छा रिस्पॉन्स दें तो फिर वो आपके पास आएगा लौट के, सर हम तो गए थाने में, लोग सुने ही नहीं। एंड देन इफ योर प्रिंसिपल इज दैट यू आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट सच नॉनसेंस, naturally you will take action, obviously. And if there is no dilemma in the officer in charge knows, or the person in the police station knows कि अगर मैं ठीक से respond नहीं करता हूँ, the senior officer sitting there has no other interest, he will simply act. Exactly. It's as simple as mathematics. Exactly. So the result is response of the system improves. Leadership by example. Great. तो उससे क्या होता है कि जो भी आदमी मिला, he also knows कि क्या हुआ. Exactly. और बहुत ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ जाती है। तो आई हैव ट्राइड दिस एज एन एक्सपेरिमेंट एवरीवेयर आई हैव बीन, एंड इट हैज वर्क वंडर्स। तो होता क्या है, उसमें जो लोग मिलने आते हैं तो फिर जाके बताते हैं कि मेरा तो काम हो गया, मिलने गए। काम इसलिए हुआ बिकॉज इट वॉज सो ट्रांसपेरेंट। अगर जो भी उसको होना था उसने सामने देखा, चिट्ठी लेकर गया, अगर थाने से उसको भगा दिया गया फिर तो रोहतास पास में आपके आएगा ही। एग्जैक्टली। मुझे याद है जैसे मैं रोहतास में भी था तो उसमें भी आई हैड टू टेक एक्शन एटलीस्ट अगेंस्ट नॉट लेस देन अ डजन ऑफिसर इंचार्जेस। दरभंगा गए तो लगभग वहाँ भी यही कहानी थी। Even in Bhagalpur as a DIG, I had to act against more than about 10 officer in charges because उनका जो एटीट्यूड था कि FIR रजिस्टर नहीं करेंगे। कोई आदमी गया तो सुनेंगे नहीं, कोई आदमी गया तो उससे किसी तरह से इस प्रकार का करेंगे विच इज़ नॉट न्यूट्रल एक्शन। एग्जैक्टली। जब ऐसा होगा तो नेचुरली इफ एक्शन इज टेकन पब्लिक का विश्वास बढ़ता है। द पर्पज इज नॉट टू पनिश द पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस पर्सनल, बट द पर्पज इज टू विन द ट्रस्ट ऑफ द कॉमन पीपल इन द सिस्टम। एग्जैक्टली। और जब ये होता है नेचुरली योर पोलाइट लोग बता सकते हैं और उनका एक्शन होता है। जो आपने कहा कि इतने लोग आते क्यों हैं, कैसे बढ़ते जाते हैं, इट स्प्रेड्स बाय वर्ड ऑफ माउथ। लोग जानते हैं कि जाते हैं तो काम होता है। और फिर ऐसा होता है ना कि कोई गलत हो रहा होगा तो लोग बोलेंगे देखो भाई ऐसा करोगे तो आई विल गो एंड मीट हिम। एग्जैक्टली। उसमें दो चीज़ें करनी होती हैं, यू हैव टू बी एक्सेसिबल, ताकि कोई भी आके सेट अ टाइम, इस टाइम जो भी आएंगे उनसे मैं मिलूंगा। थोड़ा वो टैक्सिंग होगा आपके लिए, बट उस टाइम से जो सिस्टम इम्प्रूवमेंट होता है इट इज जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स टू डिस्क्राइब। इसके लिए आपने सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। एक्चुअली मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो आपको फेसबुक पे सिंपली मैसेज डालते हैं और आप बिल्कुल उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। वन हैज़ टू अडेप्ट टू चेंज। सोशल मीडिया वाज नॉट अवेलेबल जब हम लोग छोटे थे। बाद में चीज़ें आई हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, इफ दे कैन असिस्ट यू इन अ बेटर डिलीवरी, व्हाई नॉट, लेट्स यूज देम। एग्जैक्टली। सर अब आते हैं वो दूसरे क्वेश्चन पे कि ये जो चैलेंजेस है प्रशासनिक सेवा में आने के, उन चैलेंजेस के बारे में बात किया जाए सर। प्रशासनिक सेवा में अगर अपनी इच्छा हो गई मन में तो भी जो सिस्टम है एग्ज़ाम का बड़ा चैलेंजिंग है। इट्स अ लॉन्ग एग्जाम, लॉन्ग ड्रॉन एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम जब आप प्रीलिम्स देते हो और लास्ट इंटरव्यू आपकी कॉल आती है, इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल का प्रोसेस है। और उससे पहले लगभग एक साल आप तैयारी करते हो अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, और इवन मोर। एग्जैक्टली। तो उसमें बहुत सारे स्टेजेस जैसे आते हैं जिसमें आपको लगता है कि इट इज़ सो टफ दैट आई कैन नॉट डू इट। तो अल्टीमेटली बहुत मेहनत करके, एक परसिवरेंस के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तभी सफलता मिलती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पल आएंगे जो आप टूट से जाते हो। उसमें अगर आप नहीं टूटे, यही चैलेंज, नहीं टूटे तभी आप आगे बढ़ोगे, सफल रहोगे। टूट गए तो जितनी परिश्रम की है, जो भी मेहनत हुई है, वही नष्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो मन में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, one should have a desire to succeed. Exactly. Then if you want to achieve your goal, तो dedication होना चाहिए. You should be fully prepared to work hard, to work whatever is required, you have to contribute. Dedication is must. Dedication is must. But ultimately the person who succeeds is the one who is determined. Determination. Desire, dedication, determination. In these three, इसी क्रम में अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होने के बाद आपको परिश्रम करना पड़ेगा। Exactly. लेकिन दृढ़ निश्चय होगा तभी आप जीतेंगे। क्योंकि दृढ़ निश्चय ही ऐसी चीज है जो जब समय आएगा, जब आप टूटने से लगोगे, दैट विल सेल यू थ्रू। एग्जैक्टली। सर यहाँ पे जैसे आपने बताया कि इच्छा हुई, इच्छा तो सब करते हैं, बात रही डेडिकेशन की, मेहनत की, तो मेहनत भी सब करते हैं, और जो डिटर्मिनेशन पे आके बात अटक जाती है, यहीं पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग फेल होते हैं, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। बट द थिंग इज दैट कि समटाइम्स इट हैपन्स कि ये जो डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं बहुत ही अधिक दृढ़ होते हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं जो उनके विश्वास को तोड़ती है। उस दरमियान उस चैलेंज को कैसे वो हैंडल करें एक्चुअली? देखिए, पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे तो आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल मैन।
तो मुझे लगता है मैं बहुत हर चीज़ को एक अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ। जैसे मैंने कहा कि लोग मिलते हैं तो मुझे अपने से लगते हैं, दैट इज़ द विजन ऑफ वेदांत, सब एक जैसे हैं, अद्वैत। Exactly. उसी तरह से जब मैं देखता हूँ चीज़ों को, जब मैं देखता हूँ कोई चीज़ कठिन लगती है, कोई समस्या जटिल लगती है, तो आई फील दैट आई हैव द सेम एनर्जी विच इज़ गाइडिंग द यूनिवर्स। उसको समझना होता है, और जो अपने अंदर झाँकोगे ना, इफ़ यू मेडिटेट, थोड़ा सा सोचोगे क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए, आंसर अपने आप मिलते हैं। अगर लगता है कुछ बहुत कठिन हो रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, थिंक, कॉन्सेंट्रेट, सोचो क्या प्रॉब्लम है, एंड विद दैट एम इन माइंड कि आपको करना क्या था, रास्ते मिल जाएंगे। पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ बिखर सा गया, कुछ होगा नहीं, इतनी मेहनत की और देखो शायद मेरी तैयारी हुई ही नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है, भ्रम होता है। तैयारी आपकी हो चुकी होती है, बट दैट बेसिक थोड़ा सा जो डिफरेंस सक्सेस और फेलियर के बीच में है, उस स्टेज को पार करना होगा। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अब विश्वास के सोर्सेज कुछ और हो सकते हैं। अगर आप आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं, तो सम ट्रस्ट और बिलीफ कुड हेल्प। नहीं मानते हैं, खुद को मानते हैं, परिश्रम को मानते हैं, तो अगेन इज अ ट्रस्ट। तो सम सॉर्ट ऑफ फेथ इन योर कैपेबिलिटीज, इन योर कैपेसिटी शुड बी देयर। और मैं तो इस रूप में देखता हूँ कि स्वामी जी भी कहते थे कि एवरीवन हैज इनफाइनाइट पोटेंशियल, एवरीवन इज अ सोल। जैसे हम कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा का अंश। तो संस्कृत में एक कहावत है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, व्हिच मीन्स जो कंप्लीट था, पूर्ण था, पूर्ण है और पूर्ण में ही विलीन हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे आत्मा है, आप अपने आप को आत्मा कहते हो कि हम आत्मा है, बाकी चीज़ें ट्रांजिटरी हैं, चीज़ें बदल जाएंगी, आत्मा हमेशा रहती है। लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है, हम यही कहते हैं। Exactly. और आत्मा परमात्मा, और जो हमारा लक्ष्य है वो है कि फिर से परमात्मा विलीन हो जाना, इसी को हम कहते हैं। Exactly. इसको संस्कृत में जो कहावत है वो यही कहती है। उसको जब आप सोचेंगे तो जैसे आप किसी मेटल को काटते हैं, धातु को, तो जितना भी काटेंगे उसमें क्वालिटीज क्या होंगी? उसी मेटल की होंगी, मेटल्स की क्वालिटी, जो मेटल ओरिजिनल पीस ओरिजिनल मेटल है। एग्जैक्टली। तो जैसे उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो जो आत्मा है, अगर परमात्मा से निकला है, तो उसी का एक छोटा सा अंश है। तो क्वालिटीज क्या होंगी? सेम। और परमात्मा में क्या क्वालिटीज हैं? इनफाइनाइट क्वालिटी। कैन इन्फिनिटी बी कट? मैथमेटिकली आप इन्फिनिटी को आप काट सकते नहीं हो। तो सारे गुण आपके अंदर हैं। लेकिन इसीलिए स्वामी जी कहते थे कि भाई आप जब कहते हो कि बहुत अंधेरा है, तो आपने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी होती हैं। एग्जैक्टली। पट्टियों को हटाओ, देखो दुनिया अलग दिखेगी। वो सारा सामर्थ्य तो तुम्हारे अंदर मौजूद है। ऑल कैपेबिलिटीज लाई विद इन यू। जस्ट ट्राई टू। जिसने भी थोड़ा थोड़ा इसको समझा, वो सफलता की ओर बढ़ता गया, परिवर्तन का वाहक बन गया। अपने आप को जानो, नो योरसेल्फ व्हाट यू आर। एग्जैक्टली। वंस यू नो, संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें हम लोग फिलोसफी के लेवल पे कहते हैं, तत्वमसि, दैट यू आर, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द ब्रह्म। एग्जैक्टली। तो इन चीज़ों को अगर थोड़ा उस तरह से सोचें, तो उसका कहने का तात्पर्य यही है कि जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो हर आदमी के अंदर इनफाइनाइट है। एग्जैक्टली। उसको अगर हम इस रूप में सोचेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आती है। और कोई भी लक्ष्य अगर हमको लगता है कठिन है, इट्स ओनली अ मेंटल बैरियर। एग्जैक्टली, मेंटल बैरियर। इट्स अ मेंटल बैरियर व्हिच वन हैज टू ब्रेक। अगर आपको लगता है कठिन है, यूपीएससी कठिन है, किसी को लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप भ्रम में है। अरे भाई, आपके पास इतनी पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हो। बट केवल सोचने से नहीं होगा, इच्छा से नहीं होगा, परिश्रम करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। और साथ में दृढ़ निश्चय रखना होगा कि मैं जब भी हो, मैं स्वयं को जानता हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ तो परिश्रम निश्चित रूप से फलित होगी। दैट कॉन्फिडेंस हैज टू बी देयर। एग्जैक्टली। और जैसे ही आप सेल्फ टॉक शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली इस टाइप के बिलीफ सिस्टम आपके बनने शुरू हो जाते हैं कि चीज़ें बिल्कुल होंगी। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सर कि कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं अपने लाइफ में जो सच में बहुत ही शानदार होते हैं, अनफॉरगेटेबल होते हैं। आई जस्ट वांटेड टू नो सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ एक्चुअली। एक तो यूपीएससी सिलेक्शन, आईआईटी सिलेक्शन, ऑल दीज वर अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एकेडमिक्स को हटा दीजिए, तो वन अनफॉरगेटेबल मोमेंट वाज जिस समय रोहतास में इलेक्शंस हुए, पहाड़ों पर वैसे बूथ्स पर जहां करीब फॉर डेकेड्स इलेक्शंस नहीं हुए थे। तो डेमोक्रेसी उस इलाके में फिर से लॉन्च होना, जहां पर नक्सल का बहुत डर था, बहुत ही अधिक चैलेंजिंग रहा। इट वाज सो चैलेंजिंग कि बीएसएफ की एक कंपनी लगी थी फॉर द इलेक्शंस एंड दैट वाज अटैक्ड। अरे वाह। बीएसएफ की एक कंपनी पे उससे पहले कभी अटैक नहीं हुआ था। रोहतास में हुआ, पहाड़ों पर हुआ, नक्सल्स ने किया था। वन ऑफ द जवान्स वाज आल्सो इंजर्ड और इलेक्शन हैड टू बी एडजर्न्ड। तो उसमें फोर्सेस कम थी। बाद में केवल 3 बिल्डिंग्स के लिए मोर देन 15 कंपनीज, एक कंपनी में 100 लोग होते हैं, बिल्डिंग्स 3 थी। उनको हम लोगों ने डिप्यूट किया, पूरा प्लान बना फॉर द पीक समर
पानी की कमी थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन हम लोग गए एक ऑपरेशन के तहत, उस एरिया को हम लोगों ने डोमिनेट किया, लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस जनरेट किया, हेलीकॉप्टर्स भी ले गए ताकि ईवीएम हमारे चॉपर से हम भेज दें और हमारी फोर्सेस को रिट्रीट करने में दिक्कत नहीं हो। उस प्रकार की प्लानिंग करके हम लोगों ने ये एश्योर किया कि भाई जो आदमी है भयमुक्त होकर मतदान करें, एंड पीपल कोऑपरेटेड। मोर देन 50% पीपल केम आउट ऑफ द हाउसेज एंड वोटेड इन अ टेरिटरी जहाँ लोग कहते थे कि बहिष्कार होता है। तो लोगों ने दिखा दिया कि समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। तो दैट वाज द मोमेंट जब हमने इलेक्शन पीसफुली कंडक्ट करा लिया उस इलाके में जिसमें लोग मानते नहीं थे। जब भी पहले हुआ तो कई बार लैंडमाइन एक्सप्लोजन्स में लोग मारे गए, गोलियां चली, एंड दैट चेंज द हिस्ट्री ऑफ दैट रीजन इन अ वे कि लोगों के अंदर एक फीलिंग जनरेट हुई कि हम वी आर पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। दूसरी चीज़, जैसे रोहतास फोर्ट पे होस्टिंग ऑफ द ट्राई कलर, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फोर्ट वॉज वर्चुअली फॉरगॉटन, हैड बीन फॉरगॉटन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसमें पहले डकैतों का कब्जा था, अघोषित कब्जा था, नॉट कि उन्होंने कोई कह रखा था, बट वंस द नक्सल मूवमेंट स्टार्टेड तो दैट फोर्ट बिकेम अ सिंबल इन अ वे कि जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो उसमें दे यूज्ड टू होइस्ट ब्लैक फ्लैग्स ऑन द फोर्ट, एंड दैट वाज सो पेनफुल एज इंडियन सिटीजन। एग्जैक्टली। और वो ऐसा टेरिटरी था कि जहाँ पे जाओगे तो ऊपर से जो भी बैठा होगा गोली चलाएगा तो चढ़ ही नहीं पाओगे। एग्जैक्टली। वी डिवाइस्ड अ स्ट्रेटजी एंड वी आस्क्ड द कॉमन पीपल टू कम फॉरवर्ड इन आवर सपोर्ट। वो तब हमने किया जब हमने फोर्ट को डोमिनेट कर लिया, और तब लोगों को हमने बुलाया, लोगों को लगा कि भाई जा सकते हैं। तो 26 जनवरी 2009 को पहली बार वहाँ पे ट्राई कलर होइस्ट हुई। उसके बाद से परंपरा चल रही है, क्योंकि रोहतास में जब मैं गया था इनिशियली तो आई स्टडीड द होल प्लेस। बगहा से गया था, बगहा में आई हैड अ स्टोरी कैसे हम लोगों ने वहाँ पे क्राइम को ख़त्म किया, लोगों के सहयोग से किया, हिस्ट्री की इंस्पिरेशन से किया। एग्जैक्टली। सेम चीज़ जब रोहतास में गए तो वहाँ ट्राइबल्स वर इंस्पायर्ड बाय द फोर्ट। हम लोगों ने ये कोशिश की इंस्पिरेशन जगाने की कि जो आपके एंसेस्टर्स थे इतने अच्छे थे कि ऐसा फोर्ट बना सकते थे, तो क्यों ना आप भी अपने जीवन में कुछ करें ताकि एक एटमॉस्फेयर ऑफ पीस प्रिवेल्स। इट वर्क वंडर्स। अल्टीमेटली टॉक मैटर्स एक्चुअली, जब आपने लोगों से बात किया, with the people and making people feel that we are not very different from you. Exactly. We are here to serve you. Exactly. And we are here to bring some change which can better the future. Right. And that inspiration comes from our history, our heritage, our shared heritage. और कभी जो आपके एंसेस्टर्स थे उनके प्रति आपका अगर थोड़ी भी फीलिंग्स हैं तो दैट शुड बी एग्जिबिटेड इन योर प्रेजेंट कंडक्ट। एग्जैक्टली। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है सर। राइट नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, एंसेस्टर्स एंड ऑल। तो गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उनके जो सिद्धांत रहे हैं वो सच में सर्वमान्य थे, एक तरीके से बहुत सारे लोगों से मानते भी थे। तो गांधी जी के जो सिद्धांत रहे उनका वर्तमान परिवेश में यूथ्स के लिए कितना अधिक महत्व है एक्चुअली? देखिए, गांधी जी की एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है और मैं अक्सर यूथ से शेयर भी करता हूँ, दुनिया बदलती रही है, बदल रही है। एग्जैक्टली। तो नई चीज़ें जब आती हैं तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली। जैसे होता है ना, आप सोशल मीडिया की आप बात करें तो बहुत लोग दिन भर उसी में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले टिकटॉक चल रहा था, बहुत लोग टिकटॉक खेल रहे थे, एंड पीपल गेट डिविएटेड। एग्जैक्टली। तो उसमें गांधी जी यूज्ड टू से अपने घर के जो दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं, डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर हाउस, कीप देम ओपन सो दैट फ्रेश एयर कैन कम इन। ताज़ी हवा आपके घरों में आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप खिड़कियां और दरवाजे खोल के रखें। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि हवा इतनी तेज़ी से ना आए कि आपको उड़ा ले जाए। ग्रेट। हवा आंधी बनकर नहीं आए। तो हवा आनी चाहिए, बट उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, उसका पर्पज़ है कि फ्रेश एयर शुड कम। अदरवाइज आप बंद कर दोगे तो बिल्कुल स्टील टाइप का हाउस हो जाएगा। लेकिन इतनी नहीं है कि आपको उड़ा ले जाए। कहने का मतलब यही है कि जो आपके मूल हैं, बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, दैट शुड नॉट गेट अफेक्टेड वट एवर द सर्कमस्टेंसेज में बी, वट एवर द सराउंडिंग्स में बी। You have to adapt to change, you have to absorb change, but at the same time remaining the very same in terms of fundamentals. तो यूथ के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि कौन से मूल्य हैं, what are the values which are very deep within and which should not get affected. अगर टिकटॉक है या जो भी टेक्नोलॉजी आई whatever, तो उसका क्या यूज हो सकता है? if it can be used in a better manner which can enhance your personality, enhance your skills, which can lead you somewhere in the goal that you have for life, फिर तो ठीक है। लेकिन उसमें आप भटक गए, अपना जो आपने सोचा था कि मेरा एम ये है वो आपने नहीं किया, भटकते चले गए, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो वन हैज़ टू डिसाइड, whatever decision you make will have its consequences. If you choose the right thing, it will have the consequences. If you choose the wrong thing to do, again it has the consequences. Decision तो आपको लेना है, करना क्या है, and that decision has to be taken
आप हमेशा से कहते रहे सर, बाकी के इंटरव्यूज़ में जब मैंने देखा तो आप कहते हैं कि मैंने माँ बाप के खिलाफ जाकर के बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं एक्चुअली। तो ऐसा नहीं है कि ये डिसोबीडियंस को प्रमोट करता है, ये नैतिक रूप से कितना सही है? खिलाफ जाके मैंने नहीं लिया, इच्छा हो सकती है कुछ और रही हो, पिताजी नहीं चाहते हो कि पिताजी का जब अपनी बातें आप बताते हैं कि मैं ये चाहता हूँ तो उनकी सपोर्ट आ जाती है, उनको लगता है कि ऐसी इच्छा है। वो अगेंस्ट जाके नहीं, हो सकता है हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बेटा ये बने वो बने, और बेटा शायद ऐसा नहीं हो। तो पेरेंट्स को सोचना होगा कि बच्चे की मेन रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है, और जब दोनों मर्ज करेंगे तो रिजल्ट अच्छा है। एग्जैक्टली। एक और हमारे पास सवाल है सर कि कहा जाता है कि IAS IPS के ऊपर बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक दबाव होता है, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, यह कितना सही है और इसका सामना आप कैसे करते हैं? देखिए हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, डेमोक्रेसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही है, जिसको वोट देते हैं, सरकार बनती है, और जो पूरा सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, ये उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से आप अपेक्षा वो करने लगे जो नहीं करना चाहिए, आपका एजेंडा कोई गलत हो, तो जो नियम से नहीं हो सकता, अगर उसको कहा जाए कि नियम बाईपास करके या नियम तोड़ के हम करें, तो तब आपको करने को कहा जाए, देन दैट इज द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वैसी परिस्थिति में जो लोग हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और होनी चाहिए क्योंकि हम नियम जो है उसके हिसाब से ही चलेंगे, जो सही है वही करेंगे। तो प्रेशर आएगा, बट अगर आप फर्म है तो हर तरह का प्रेशर अपने आप छट जाएगा। मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, जब भी आप ऐसा करेंगे तो वो शक्ति अपने आप आती है कि आप द एटीट्यूड या जो इसको कहते हैं द फर्मनेस से नो टू अ रॉन्ग थिंग व्हिच इज बीइंग डन। थैंक यू सो मच सर। एक सवाल हमेशा से आता है कि अगर बड़े पदाधिकारी चाहें तो किसी एक शहर को, किसी राज्य को मतलब अपराध मुक्त कर सकते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि अपने इस राज्य को अपराध मुक्त किया जा सकता है, और हाँ तो किस हद तक और कैसे? देखिए अपराध जो है, अपराध मुक्त कहना पता नहीं, अपराध तो किसी न किसी रूप में रहेगा ही, जब तक आदमी है तो कुछ ना कुछ उसकी प्रवृत्ति रहेगी अच्छा करने की, खराब करने की। तो अपराध की डेफिनेशंस चेंज हो सकती हैं, अपराध की क्वालिटी चेंज हो सकती है। पर्पस पुलिस का या किसी भी चीज़ का ये है कि अपराध नियंत्रण में रहे, तो जो अपराध हो इस प्रकार का नहीं हो कि आपकी सामान्य दिनचर्या को, सामान्य जीवन शैली को प्रभावित करे। जैसे किडनैपिंग्स नहीं हो, जो आपकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस अनरीजनेबल नहीं हो, इस प्रकार की चीज़ें चैलेंज है। क्रिमिनल माइंडसेट के लोग भी होंगे, कैसे नियंत्रित किया जाए ये हमारे लिए चैलेंज है। उसको जब नियंत्रित रहती है तो समस्या नहीं होती, लेकिन जब बढ़ जाती है, नियंत्रण की बियॉन्ड चली जाती है, तब समस्या होती है। पुलिसिंग का चैलेंज यही है, और निश्चित रूप से अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। अपराध समाप्त करना कहना वो एक ऐसी बात हो गई टॉपिक, लेकिन अपराध नियंत्रित निश्चित किया जा सकता है। पॉलिसी सही हो, पुलिसिंग सही हो और आपका विजन सही हो, तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ आप आने वाले समय में बहुत बेहतर एक जीवन शैली जिसमें अपराध नियंत्रित हो कर सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आपने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए होंगे, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस सॉल्व किए होंगे, जिसमें दो तरीके के केसेस सामान्यता दिखे होंगे। एक तो आदतन अपराधी होते होंगे और एक सर्कमस्टांसेस की वजह से बनते हैं। तो इसका जो परसेंटेज रहा है वो क्या रहा है जनरली? देखिए हैबिचुअल ऑफेंडर्स तो रहते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे केसेस में हैबिचुअल ऑफेंडर्स रहते हैं, बट जो बहुत वैसे ऑफेंडर्स हैं जो जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल गैंग्स, इस तरह के जो लोग हैं बड़े प्लानिंग के साथ गैंग्स बनाते हैं, चलाते हैं, उनकी लाइफ बहुत लंबी नहीं होती। हैबिचुअल ऑफेंडर्स को हम उस तरह देखते हैं कि छोटे अपराध जो करते हैं, तो सबके पॉलिसी अलग अलग होती है, पॉलिसी अलग होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको नियंत्रित करते हैं। तो ये जो सर्कमस्टांसेस के वजह से जो बड़े अपराध कर बैठते हैं, तो सर्कमस्टांसेस की वजह से जो बन रहे अपराधी है, इनको सुधारना या इस चीज़ पे कंट्रोल कर पाना हमें लगता है कि शायद थोड़ा आसान होता होगा, या क्या होता होगा? सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मैं बगहा में था, तो बगहा में जो डकैत गैंग्स चलते थे, उनकी जमीनी पकड़ थी, खेती भी करते थे, परिवार भी उनका रहता था, और साथ क्राइम भी कर रहे थे। उसमें जब हम लोगों ने समाज को इन्वॉल्व किया, लोगों से बातचीत करनी शुरू की, तो जो बरसों से एक समस्या चल रही थी खत्म हो गई, लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो हर तरह का जो अपराध उसको हम स्टडी करें तो कुछ ना कुछ को तरीके मिलेंगे कैसे उसको हम रोक सकते हैं, उसको प्रभावी तरीके से कैसे उसको कर सकते हैं। एक जनरल स्टेटमेंट देना कि भाई किसी चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करें, दैट्स डिफिकल्ट, बट उसको अच्छे से अगर हम स्टडी करते हैं, एक स्ट्रेटजी बना के काम करेंगे, जिसमें कई जगह कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, कई जगह टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करेंगे, तो
तो सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बना के काम करेंगे तो उस अप्रोच के साथ डेफिनेटली हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी के दौर पे अगर देखा जाए तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो आपका क्या मानना है कि इस बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा सकता है, कोई रास्ता? देखिए, इसमें मेरा जो मानना है, सरकार को बड़े गंभीरता से सोचना तो पड़ेगा ही, लेकिन लोगों को भी एक एटीट्यूड में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे आप बिहार की अगर हम बात करें तो आपने हाल में सुना होगा कि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आए जब लोगों ने IIT से डबल डिग्री ली, बीटेक लिया या एमटेक भी किया, और उसके बाद रेलवे में गैंगमैन बने। एग्जैक्टली। तो मतलब उनके जो लिमिटेशन है, उनकी जो थॉट है इसी तक है कि सरकारी नौकरी करनी चाहिए। जबकि हम तो वी हैव बीन अ लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उस काल में जब चीज़ें टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं थी, हमारे लोग बाहर विदेशों में जाकर ट्रेड किया करते थे, व्यापार करते थे, दूर दूर से लोग आते थे। थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो भी अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास हैं, क्या उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज हम जनरेट कर सकते हैं जो लीगल मीन्स के साथ हो। वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इसके लिए हम लोग को इंस्पायर करना पड़ेगा लोगों को। पॉपुलेशन हमारे पास है, लेकिन पॉपुलेशन के साथ जो लेबर हमारे पास है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऐसा कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसकी मार्केटिंग करेंगे तो बाहर जाकर बिकेगी। इस तरह का एक स्पिरिट होना चाहिए, उससे अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप उस पर प्रभाव पड़ेगा। केवल अगर हम सोचते रहेंगे कोई सरकार हमको इतने चीजें देंगी और इतने सीट्स हर साल निकालेगी, वैकेंसी निकलेगी, तभी हम कुछ करेंगे। वो तो शायद किसी भी गवर्नमेंट के लिए किसी भी गवर्नमेंट, और वो सिस्टम चलेगा ही, कुछ ही लोग से तो हम लोग को सरकार को भी सोचना पड़ेगा और एक एटीट्यूड कैसे बदले लोगों की, इस पर भी सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट को प्रमोट करें, स्किल बिल्डिंग को प्रमोट करें। गवर्नमेंट इज डेफिनेटली थिंकिंग ऑन दीज लाइंस, और हमारे यूथ को भी हमको इंस्पायर करना पड़ेगा कि कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। नॉट कि आप डबल डिग्री लें और आप सोच वही रहे कि किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब नहीं बन जाए तो बन जाए, गवर्नमेंट जॉब हो रहा है। एग्जैक्टली, ये जो साइकोलॉजी में सेट हो चुका है, थोड़ा सा आप उसको इस्तेमाल कीजिए और सोचिए, देखिए होराइजन्स आर वेरी वाइड। एग्जैक्टली। तो क्या लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीजों की ट्रेनिंग हो जाए? इसको एक बॉक्स में रख के देखिएगा, शायद पूरी तरह से आंसर नहीं कर पाए। अगर कोई समस्या है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एजुकेशनल सिस्टम एक फैक्टर हो सकता है, सोसाइटल पुल्स एंड प्रेशर्स एक फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसको होलिस्टिक रूप में अगर आप देखेंगे तो चेंज की आवश्यकता है, एंड दैट चेंज विल बिगिन विद द माइंडसेट फर्स्ट। तो माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे? माइंडसेट चेंज करने के लिए थोड़ी सी इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर ओन हिस्ट्री में हम क्या थे, और थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं ताकि फ्यूचर अच्छा। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। अब फाइनली वी आर हैविंग 2 more questions, लाइक कि वाइंड अप कर रहे हैं, तो यूथ्स के लिए कोई खास सलाह जो आप देना चाहें? तो मैं कहना तो यही चाहूँगा, स्पेशली वी आर अ लैंड विथ वेरी ग्लोरियस हेरिटेज, लेकिन आज की जो यूथ है उससे कनेक्टेड फील नहीं करती है। तो सबसे पहले तो जाने हम लोग क्या थे, स्वयं को भी जाने, हमारी विरासत क्या है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया। हम ही वो लोग थे जिन्होंने जीरो को प्रोड्यूस किया, जीरो की डिस्कवरी की। हम ही वो लोग थे जो पाइथागोरस से 1000 साल पहले पाइथागोरस थ्योरम जानते थे, बताएं सूत्रों में। तो दैट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन मस्ट बी कैरीड फॉरवर्ड बाय आवर यंग जनरेशन। दूसरी बात, डू नॉट फील डिसहार्टेंड, डू नॉट फील कंफ्यूज। कुछ ऐसा करिए कि सबसे पहले आप एस्टैब्लिश हो जाइए, और एक बार एस्टैब्लिश हो गए, स्थापित हो गए, केवल अपने लिए मत जिए। अपने लिए सारा आदमी जीता है, वो भी जीना है, लेकिन कुछ आंशिक ही सही समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दीजिए। जब सक्सेसफुल हुए हैं तो और लोगों को इंस्पायर कीजिए कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, और if we spread the inspiration, share the inspiration, definitely the future is going to be bright. वन मोर क्वेश्चन सर, आप हमेशा से इंटरव्यू में शेयर करते रहे कि आप बड़े जिद्दी किस्म के इंसान रहे, बहुत ही मतलब जिद थी, IIT क्वालिफाई करना हो तो बड़ी जिद थी, IAS के लिए, UPSC के लिए बड़ी जिद थी। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है, तो ये जिद किस हद तक होनी चाहिए? देखिए, जो भी आपने सोचा हो जो ये करना है, आपकी मन की इच्छा बहुत ज़्यादा है, जिद को उस तरह से देख सकते हैं, दृढ़ निश्चय। इट्स नॉट जिद की बिल्कुल ऐसी जिद की पागल वाली जिद, लेकिन कोई मन में अपनी कोई सोच इच्छा की है कि करना है, उसको मैं दृढ़ निश्चय कर सकता हूँ। उस जिद को दृढ़ निश्चय कि करना है तो उसके लिए जो भी करना होगा वो मैं करूँगा। ग्रेट सर। एक और क्वेश्चन है सर कि बिहार को ज्ञान की भूमि के रूप में जाना जाता रहा है हमेशा से। ऐसा लग रहा है कि बिहार ने अपने उस गरिमा को कहीं ना कहीं खोया है, तो इस गरिमा को वापस दिलाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? जब बिहार को मैं देखता हूँ, ज्ञान की भूमि इसलिए कहता हूँ
चूंकि वेदों को सबसे प्राचीन काल में ज्ञान का भंडार माना गया, स्रोत माना गया, लेकिन वेदों में भी जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल पार्ट है वेदांत की रचना यही हुई। बस कालांतर में चलते चले गए, बाद में बहुत सारी फिलोसफीज इमर्ज की, बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैन फिलोसफी, बहुत सारे तत्व सिद्धांत बिहार में जन्मे। यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय बने, नालंदा और विक्रमशिला के इतिहास को सभी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स थे बिहार में जिन्होंने पूरे उस समय की सोसाइटी को गाइड किया। इनफैक्ट जो आदि शंकराचार्य भी चले थे और सबसे बड़े विद्वान की वो तलाश में थे, जो कर्मकांड के विद्वान, बिहार का ही पता मिला। जैसे मंडन मिश्र थे जिनसे उनका शास्त्रार्थ हुआ। एक लैंड ऑफ नॉलेज है। उसके बाद लैंड ऑफ फेलर, शौर्य की भूमि थी, जिस काल में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इक्विपमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, एक साम्राज्य चल रहा था। पहले अखंड भारत का साम्राज्य, उसकी स्थापना हुई और उसका केंद्र पाटलिपुत्र ही था। यू कैन इमेजिन कैसे हम लोग थे। हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में बहुत चीज़ें हैं। हिस्ट्री से पहले भी जो कहानियाँ हम लोग सुनते हैं, महाभारत में जरासंध की शक्ति को बताया गया, इस प्रकार से उस समय मगध की कितनी शक्ति थी। उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनको अपने कैपिटल को शिफ्ट करके द्वारका ले जाना था, जरासंध के प्रभाव में। एंटरप्रेन्योरशिप की हमारी भूमि रही। दक्षिण पूर्वी एशिया में जाएंगे, सारे जो अलग अलग छोटे छोटे नाम हैं उसमें बिहार के चिन्ह मिलेंगे। यहाँ तक कि देशों में मिलेंगे। वियतनाम 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना जाता था। चंपा इज नथिंग, भागलपुर। एग्जैक्टली। उस तरह से अगर देखेंगे तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन भविष्य में दस्तक जब देना होगा तो क्या कमी रह गई, क्यों हमारे में सामंजस्य कम रहा, क्यों उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। सबसे पहली बात, शिक्षा पर ध्यान देना होगा। शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, परिश्रम के साथ पढ़िए, मेहनत कीजिए, ट्राई टू लर्न नॉलेज नॉट जस्ट फॉर गेटिंग डिग्रीज बट इन द स्पिरिट ऑफ लर्निंग। दूसरी बात, समता। बिहार में आप देखेंगे तो जितने भी यूथ हैं या लोग हैं, छोटे छोटे वादों में बटे हुए हैं। कोई जातिवाद के हिसाब से सोच रहा है, कोई कम्युनिटी के हिसाब से सोच रहा है, कोई कुछ और सोच रहा है, कोई कुछ और सोच रहा है। एग्जैक्टली। रिमूव ऑल दिस बैरियर्स। खुला सोचिए। आप ये सोचिए कि उस समय जब हर स्टेट में एक परंपरा थी कि क्षत्रिय ही राज करेगा, तो बिहार में महापद्मनंद जैसे शासक को देखा, जो वैसी कम्युनिटी से थे जिसमें आप उस समय कल्पना नहीं कर सकते थे कि शासक हो सकते। एग्जैक्टली। जब वो शासक बने तो मगध की शक्ति कैसे बढ़ी। तो जब जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, यदि सामर्थ्यवान व्यक्ति को आप सही जगह देंगे, सही स्थान पर बिठाएंगे, टैलेंट को आप हंट करेंगे और टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे, निश्चित चीज़ें बदलेंगे। We should have that openness, sabta, that sense of egalitarianism. The first thing was education, second thing is egalitarianism, third thing of course is that spirit of entrepreneurship. वो अगर नहीं रहेगी समाज आगे बढ़ेगा। We have to think beyond the box. We have to think in the way कैसे हम लोग बिहार के फ्यूचर को इंस्पायर कर सकते हैं। Once you inspire Bihar, that's the future of New India. Thank you. सर यहाँ पे बस छोटा सा सवाल कि आपने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है, बट बिहार के पेरेंट्स के माइंड में गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल डीपली रूटेड है। बच्चे तो थोड़ा सा खुल रहे हैं, बच्चे तो थोड़ा मतलब और भी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बट पेरेंट्स एकदम स्ट्रांगली कहते नहीं बेटा गवर्नमेंट जॉब। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सोच बदलनी पड़ेगी। और जैसे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब की लिमिटेशंस है। गवर्नमेंट जॉब में पहले जो चीज़ें थी, पेंशन मिलता था, अब तो पेंशन मिलता नहीं, चीज़ें बदल गई हैं। Exactly. बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं, उससे बेहतर सोचते कि गवर्नमेंट जॉब भी अच्छे लोग आए, उसको कहीं चाहिए ही, लेकिन हर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ सकता। गवर्नमेंट जॉब्स की लिमिटेशन सोचना होगा, देखना होगा, उन बच्चों के टैलेंट को पहचानना होगा। और इन जनरल जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग इंस्पायर कर सकते हैं समाज को, उनको लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के स्पिरिट को और बढ़ाएं। गवर्नमेंट का निश्चित रोल है इसमें, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ सोसाइटी का भी रोल है। थैंक यू लॉट सर। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन इज हियर कि आप अपने लाइफ में अपने बाद किस रूप में जाना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस पूरी जर्नी मेरी कंप्लीट हो, कभी कोई रिग्रेट्स नहीं रहे और मुझे लगे कि जो मैं चाहता था कंट्रीब्यूट करना, वो मैंने किया। और कुछ चीज़ें मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ राइटिंग्स, या जो मैंने कभी फील किया उसको डॉक्यूमेंट करके बुक के फॉर्म में, ब्लॉग्स के फॉर्म में आपके ब्लॉग्स लिखी रहा हूँ, उसको बाद में भी लोगों को इंस्पायर करती है। नहीं, आपके तो बहुत सारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली आपके ब्लॉग को प्रेफर करते हैं, अगर कहीं पे कंफ्यूज होते हैं एक्चुअली, तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो जो आपने बताया सर, एवरीथिंग वाज अमेजिंग एक्चुअली, वी लव टॉकिंग टू यू। फाइनली आई जस्ट वांट टू हैव समथिंग कि रामधारी सिंह दिनकर जी से आप बहुत प्रेरित थे, तो उनके शब्दों के साथ इस इंटरव्यू को वाइंड अप किया जाए तो मजा आता है। जब भी लक्ष्य आप तय करते हो तो दिनकर जी इस पोएम ने मुझे भी बहुत इंस्पायर किया था। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं।
थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। आज के इंटरव्यू में यहीं पे हम लोग विदा लेंगे, लेकिन हमारी टीम की तरफ से सर एक छोटा सा गिफ्ट है सर आपके लिए, प्लीज। खास एपिसोड में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले किसी और एपिसोड में किसी और बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ विदा। थैंक यू सो मच, थैंक्स।